गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध के भाग 4 में हम चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे पूंजी संरचना। ठीक है, जिसका आशय पूंजी संरचना के समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है और उनके प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इन सब का आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं हम कि पूंजी संरचना होता क्या है। देखिए, पूंजी संरचना, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक सुदृढ़ पूंजी संरचना प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता का क्या माना गया है, मुख्य आधार माना गया है। यह कंपनी की आर्थिक सुदृढ़ता को प्रकट करती है। वित्तीय योजना बनाते समय पूंजी ढांचे की रचना पर भी विचार करना आवश्यक होता है। किसी भी संस्था में पूंजी की कुल मात्रा का निर्धारण कर लेने के बाद पूंजी के स्वरूप अर्थात पूंजी संरचना को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक व्यावसायिक उपक्रम में पूंजीकरण को राशि को निर्धारित करने के बाद यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि पूंजी का स्वरूप क्या होगा और कैसा होगा, अर्थात पूंजी की संरचना कैसे होगी। ठीक है, अर्थात लंबे समय के पूंजी के लिए जो अंशपत्र और ऋण पत्र क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं का अनुपात क्या होगा, इसका क्या है, महत्वपूर्ण पहलू होता है। एक सुदृढ़ पूंजी ढांचा जो संरचना है वो कंपनी की सफलता का सही निर्णायक होता है। अलग अलग कंपनियों को पूंजी ढांचा भी अलग अलग होना निश्चित होता है। पूंजी ढांचे का आकार व प्रकार व्यवसाय के स्वभाव और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, अर्थात सभी कंपनियों में पूंजी संरचना का विशिष्ट महत्व है। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा इसका आशय। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, मैंने उसका केवल थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं बताती हूँ पूंजी संरचना का आशय क्या होता है, मतलब उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, किसी भी संस्था जो कंपनी के जो आर्थिक चिट्ठे का जो विश्लेषण करे तो विदित होता है, मतलब ज्ञात होता है कि उसकी कुल पूंजी का कुछ भाग समता अंशों में, कुछ पूर्वाधिकार अंशों में और कुछ ऋण पत्रों और ऋण बंधकों में वितरित किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के बीच निर्धारित अनुपात को ही पूंजी ढांचा हम कह सकते हैं। अन्य शब्दों में पूंजी ढांचा यह दर्शाता है कि पूंजीकरण की कुल राशि का विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में किस अनुपात के आधार पर वितरण किया गया है। इस प्रकार पूंजी ढांचे का आशय पूंजी के दीर्घकालीन साधनों के पारस्परिक अनुपात से है, जिसमें स्वामी पूंजी, पूर्वाधिकार, अंश पूंजी और दीर्घकालीन ऋण पूंजी को शामिल करते हैं। इसे पूंजी संगठन, पूंजी कलेवर, पूंजी स्वरूप आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया आपका मतलब पूंजीकरण का आशय। ठीक है, अब हम समझते हैं इसी में पूंजीकरण की परिभाषा। तो देखिए, सबसे पहले हम केवल एक ही परिभाषा समझते हैं हम बेस्टर एंड ब्राइन के अनुसार। तो देखिए, बेस्टर एंड ब्राइन का कहना है कि पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंधन होता है जो लंबे ऋण अधिमानों, अंशों, शून्य मूल्यों से क्या होता है, प्रदर्शित होता है। ठीक है, अर्थात इस परिभाषा का आधार यह कह सकते हैं कि पूंजी ढांचे में इसी बारे में निर्णय लिया जाता है कि कुछ आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंशों से एकत्रित किया जाए और कितना ऋण पत्रों से, अर्थात अंशों में भी कितना भाग अधिमान अंश पूंजी पर रखा जाए, कितना जोखिम का। इस प्रकार पूंजी ढांचा में निर्धारित किया जाता है कि व्यवसाय में पूंजी मिश्रण का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, ये हमने समझ लिया पूंजीकरण का उसका प्रस्तावना, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा। ठीक है, तो देखिए पूंजीकरण ये हो गया आपका। ठीक, अब आगे समझते हैं हम पूंजी संरचना के समय ध्यान देने योग्य बातें। तो देखिए, पूंजी संरचना के ध्यान देने योग्य बातें आपका क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, एक कंपनी को इस प्रकार की पूंजी संरचना का निर्माण करना चाहिए जिससे कंपनी के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक क्या हो सके, पूर्ति हो सके। इसलिए कंपनी को आदर्श पूंजी संरचना की स्थिति को चुनना चाहिए। एक पूंजी संरचना सभी कंपनियों के लिए सभी समय में आदर्श नहीं हो सकती। सामान्य तथा आदर्श पूंजी संरचना में निम्न गुण का होना आवश्यक होता है। क्या क्या है, तो पहला है आपका पूंजी संरचना में कौन कौन सी बातों को ध्यान दिया जाता है, मतलब उसके लाभों को देखिए। तो पहला है सरलता, लोचपूर्ण, पूर्ण उपयोग, पर्याप्त तरलता, न्यूनतम लागत, न्यूनतम जोखिम, पूंजी पर नियंत्रण, वैधानिकता और विकास प्रेरक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सरलता। तो कंपनी का पूंजी ढांचा प्रारंभ में एकदम क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, क्योंकि सरलता का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में कम प्रकार की जो प्रतिभूतियों से धन संग्रह किया जाए। यदि प्रारंभ में ही अनेक प्रकार से धन एकत्र किया जाता है तो उसमें नए प्रस्तावों के प्रति विनियोक्ताओं के मन में संदेह पैदा हो जाता है। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है लोचपूर्ण। तो लोचपूर्ण क्या होता है, देखिए, तो पूंजी ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए जिससे व्यवसाय की बढ़ती हुई
जो आवश्यकताओं के लिए भविष्य में भी वित्त प्राप्त किया जा सके। अर्थात कम पूंजी आवश्यकता होने पर पूंजी अथवा कोषों को कम करना भी संभव होना चाहिए। तीसरा हो गया आपका पूर्ण उपयोग। तो देखिए, संस्था में उचित पूंजीकरण की स्थिति होना चाहिए, न तो अल्प पूंजीकरण हो और न अति पूंजीकरण। जब संस्था में उचित पूंजीकरण होता है तब संस्था के पास पूंजी साधन बेकार नहीं पड़े हो रहते, अतः उसका अच्छा उपयोग होते रहता है। चौथा पॉइंट है आपका, इसी में अब चलते हैं हम पर्याप्त तरलता। ठीक है, अब देखिए ये तरलता बोला जा रहा है तो वो क्या है, तो जब उपक्रम को स्थिर एवं तरल संपत्तियों का एक उचित अनुपात निर्धारित करना होता है तब तरल संपत्तियों से तात्पर्य चल संपत्तियों से माना गया है, क्योंकि जैसे रोकड़ हो गया आपका, बैंक, चालू विनियोग तथा प्रतिप्राप्तियां आदि कंपनी की समाप्तियों का मिश्रण इस प्रकार होना चाहिए जिससे संस्था के पास सदैव तरलता बनी रहे। किसी भी संस्था को अपनी पूंजी का कुछ भाग तरल रूप में अवश्य रखना चाहिए। पांचवा है आपका न्यूनतम लागत। अब न्यूनतम लागत के अंतर्गत आपका क्या क्या हो गया, तो पूंजी प्राप्त करने के विभिन्न साधन होते हैं तथा प्रत्येक पूंजी को प्राप्त करने में कुछ न कुछ व्यय अवश्य होता है, अतः ऐसी पूंजी को चुनना चाहिए जिसे प्राप्त करने को लागत कम से कम आए। ठीक। छठवां हो गया आपका न्यूनतम जोखिम। तो व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिम होती है, जैसे करों की मात्रा, लागतों में परिवर्तन, मूल्यों में कमी, व्यय दरों में वृद्धि, दुर्घटना आदि। तो इन सभी का उपक्रम की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः उपक्रम की पूंजी संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि जिससे इन जोखिमों में सरलतापूर्वक निपटा जा सके। ठीक है। सातवां है आपका पूंजी पर नियंत्रण। अभी पूंजी पर नियंत्रण क्या है, तो सामान्यतः एक कंपनी पर समता अंशधारियों का नियंत्रण होता है, अतः समता अंशधारियों की मात्रा इतनी अधिक हो कि उनका पूंजी पर नियंत्रण बना रहे। आठवां है आपका वैधानिकता। तो उपक्रम की पूंजी संरचना वैधानिक तथा आर्थिक मान्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। पूंजी संरचना कंपनी अधिनियम और अन्य विधानों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। और नौवां है आपका विकास प्रेरक। ठीक। तो एक आदर्श पूंजी संरचना यह मानी जाती है कि उपक्रम की विकास योजनाओं का क्या हो, आधार हो तो जो दीर्घकालीन विकास में सहायक हो और पूंजी के कारण कभी भी उसका नुकसान ना हो। तो ये क्या हो गया आपका पूंजी संरचना में ध्यान रखने योग्य बातें, जिसमें आपको 9 प्रकार की मुख्य मुख्य बातों का मैंने क्या करवाया, आपको अध्ययन कराया। इन 9 प्रकार की बातों का क्या बोलते हैं मतलब ज्ञात होने पर ही आप एक मतलब निश्चित तौर पर एक पूंजी संरचना तैयार कर सकते हैं। अब देखिए पूंजी संरचना को नियंत्रित प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो ठीक है, इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है। तो एक उपक्रम की सफलता उसकी वित्तीय योजना एवं पूंजी संरचना पर निर्भर करती है। किसी भी उपक्रम को एक आदर्श पूंजी संरचना के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो देखिए क्योंकि पूंजी संरचना के लिए इन सभी तत्वों का घटकों का विचार क्या है, बहुत ही आवश्यक माना गया है, जो इनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अर्थात संरचना को प्रभावित करने वाले घटकों को 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सा, पहला है आपका आंतरिक तत्व और दूसरा हो जाएगा आपका बाह्य तत्व। तो सबसे पहले हम समझते हैं आंतरिक तत्व के अंतर्गत क्या क्या है। तो आंतरिक तत्व के अंतर्गत 5 प्रकार की बातों को शामिल किया गया है। मुख्य ऐसे तो 9 प्रकार की बातों को शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से हम 5 प्रकार की बातों को समझते हैं। पहला है आपका व्यवसाय की प्रकृति, दूसरा है आपका आय की निश्चितता एवं नियमितता, तीसरा भावी योजनाएं, चौथा परिचालन अनुपात और 5वां है समता पर व्यापार। तो चलिए व्यवसाय की प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या है। तो कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति व्यवसाय की सर्वाधिक प्रभावित करती। क्यों करती है, क्योंकि ये संस्थाएं क्या होती है, निर्माणकारी कार्य में लगी होती है, अतः इनमें स्थायी पूंजी की अधिक तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम पड़ती है, जबकि अन्य व्यापार तथा व्यवसाय में लगी कंपनियों को स्थायी पूंजी की अपेक्षा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ठीक है। दूसरा है आपका आय की निश्चितता एवं नियमितता। तो पूंजी संरचना पर आय की निश्चितता एवं नियमितता पर भारी प्रभाव पड़ता है, अतः आय की संभावना के अनुरूप ही पूंजी संरचना करनी चाहिए, क्योंकि उपक्रम में नियमितता आय होने पर ऋण पत्र, आपके बॉन्ड्स तथा पूर्वाधिकार द्वारा जो प्राप्त पूंजी प्राप्त करना उत्तम माना जाता है। ठीक। तीसरा बोला जा रहा है इसके अंतर्गत आपको आंतरिक तत्व के अंतर्गत ही भावी योजनाएं। तो भावी योजना क्या है, तो किसी भी उपक्रम की पूंजी संरचना में वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी भावी विकास योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में आवश्यक पूंजी जुटाई जा सके और प्रारंभ में समता अंशों का निर्माण किया जा सके। ठीक है। चौथा है आपका परिचालन अनुपात। अब देखिए क्या है, तो किसी व्यवसाय में कुल आय का जितना प्रतिशत भाग परिचालन व्ययों में प्रयुक्त होता है उसे परिचालन अनुपात कहा जाता है। अर्थात परिचालन अनुपात जितना ऊंचा होता है, पूंजी ढांचे में ऋणगत
प्रतिभूतियों का भाग उतना ही कम रखा जाता है, क्योंकि उच्च परिचालन अनुपात के कारण ब्याज आदि को पूरा करने के लिए अधिक आय नहीं बच पाती। इसके विपरीत परिचालन अनुपात जितना कम होगा, पूंजी संरचना में ब्याज वाली प्रतिभूतियों का भाग उतना ही अधिक होगा। और उच्च परिचालन अनुपात वाली कंपनियों में पूंजी ढांचे में सामान्यतः समतांश पूंजी की अधिकता रहती है। और लास्ट पॉइंट है आपका आंतरिक तत्व के अंतर्गत ही समता पर व्यापार। अभी समता पर व्यापार क्या है, तो देखिए, अगर कंपनियों के प्रवर्तक कम से कम पूंजी द्वारा अधिकतम संपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, मतलब इच्छा रखते हैं, तो वे जो समता पर व्यापार की नीतियों को अपनाते हैं और इस नीति के अनुसार कुछ पूंजीकरण की राशि को बहुत थोड़ी मात्रा में जो समतांशों द्वारा शेष राशि के जो लंबे समय के ऋणों के लिए एकत्रित की जाती है, उस प्रकार के समता पर व्यापार करने वाली कंपनियों में पूंजी ढांचे में समतांशों की मात्रा तथा कम तथा दीर्घकालीन ऋणों की मात्रा क्या किया जाता है, अधिक रखा जाता है। इस प्रकार समता पर व्यापार की जो पूंजी ढांचे में क्या होते रहते हैं, प्रभावित होते रहता है। तो ये क्या हो गया, आपको प्रभावित करने वाले तत्व के अंतर्गत आपका आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्व के अंतर्गत आपने 5 प्रकार की बातों का क्या किया, अध्ययन किया। अब हम समझते हैं इसी में बाह्य तत्व। अब देखिए, किसी कंपनी की पूंजी संरचना को कुछ बाहरी तत्व भी प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से घटक हैं आपके, तो पहला है पूंजी बाजार की आपकी जो दशाएं, विनियोक्ताओं को मनोवैज्ञानिक दशा, कानूनी प्रावधान, कर प्रावधान और पूंजी की लागत। ठीक है, इसमें भी 5 बातों को समझते हैं। 7 प्रकार की बातें हैं जिसमें वित्तीय संस्थाओं की नीति को भी अपनाया गया है और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को भी अपनाया गया है। लेकिन अभी हम यहाँ पे 5 प्रकार की बातों को इसमें अध्ययन करते हैं। तो पहला है पूंजी बाजार की दशाएं। तो वो क्या है, तो पूंजी संरचना को एक महत्वपूर्ण सीमा तक पूंजी बाजार की दशाएं भी प्रभावित करती। क्यों करती है, क्योंकि मंदी की दशा में जब ब्याज दर कम होती है तथा लाभ की संभावनाएं अनिश्चितता व नियमित होती है, तब ऐसी स्थिति में साधारण अंशों की अपेक्षा जो ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय होते हैं, पूंजी बाजार की दशाओं को भी पूंजी ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि मंदी काल में अंशों की तुलना में ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय होते हैं और ऐसे समय में ऋण पत्रों का निर्गमन क्या हो जाता है, उचित हो जाता है, उचित रहता है। दूसरा बात है आपका विनियोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक दशा। अब ये क्या है, तो देखिए, जो संस्था की पूंजी संरचना उसके विनियोक्ताओं की प्रकृति तथा इस प्रकार द्वारा प्रभावित होती है कि विनियोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक दशा तथा जोखिम के प्रति उनके विश्वास का भी पूंजी ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तीसरा है आपका कानूनी प्रावधान। तो देखिए, पूंजी संरचना जो उसके बाह्य तत्व के अंतर्गत बोला जा रहा है कि कानूनी प्रावधान से काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि देश में प्रचलित कानून व नियमों को ध्यान में रखकर ही पूंजी की संरचना निर्धारित की जाती है। इसे तो पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी नियमों में परिवर्तन हो जाने से भी पूंजी प्रभावित हो जाती है। ठीक है, चौथा है आपका कर का प्रावधान। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, तो किसी भी राष्ट्र से कर नियम वहाँ के उपक्रमों की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। अतः कर प्रावधान या कर के नियमों के आधार पर पूंजी ढांचा प्रभावित हो सकता है। और लास्ट है आपका पूंजी की लागत। तो पूंजी प्राप्त करने में कमीशन, दलाली, अभिगोपन, स्टाम्प, बट्टा आदि व्यय होने से पूंजी प्राप्त करने की लागत घट और बढ़ जाती है। अतः जिस पूंजी को प्राप्त करने में कम लागत आएगी, उस पूंजी की मात्रा व्यवसाय में अधिक होगी। तो देखिए, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व के अंतर्गत हमने पहला समझा आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्व के अंतर्गत हमने 5 प्रकार की मुख्य बातों का अध्ययन किया। और बाह्य तत्व, तो बाह्य तत्व के अंतर्गत भी हमने 5 प्रकार की मुख्य बातों का क्या किया, हमने अध्ययन किया। देखिए, ये समझा हमने पूंजी संरचना। अब हम समझते हैं पूंजीकरण। ठीक है, अब ये पूंजीकरण क्या होता है, तो देखिए, जो वर्तमान युग में प्रत्येक उद्योग के लिए पूंजी क्या होती है, आवश्यक हो गई है, क्योंकि बिना पूंजी के उद्योग का कोई महत्व नहीं रह गया है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए रकम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यवसाय या उपक्रम के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और व्यापार की प्रगति के लिए पूंजी आवश्यक ही नहीं अपितु पर्याप्त पूंजी आवश्यक होती है। अब इसका आशय बोला जा रहा है तो पूंजीकरण एक व्यापक शब्द है जिसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से स्पष्ट किया। ठीक है, अब पूंजीकरण का आशय व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करने की क्रिया से है। अब देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि लिंगन के अनुसार, किसके अनुसार, लिंगन के अनुसार। तो इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः बाकी स्कंद और निधि वृहत दायित्व की राशि का निर्देश देने हेतु किया जाता है। ठीक है, जो पूर्णतः काल्पनिक मूल्यों को निरूपित कर सकता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो अंश पूंजी या स्वामीगत पूंजी,
अधिकोष या स्वामिगत पूंजी और ऋण पूंजी जिसमें मुख्य रूप से दीर्घकालीन ऋण शामिल है। अब देखिए पूंजीकरण के प्रकार में क्या बोला जा रहा है, तो पूंजीकरण के 2 प्रकार बताया गया। क्या क्या? तो पूंजीकरण का अर्थ सामान्यतः अति पूंजीकरण से लगाते हैं, किंतु यहाँ पूंजीकरण का संबंध अल्प पूंजीकरण व अति पूंजीकरण दोनों से है। तो पूंजीकरण का प्रकार कितना हो गया? 2 हो गया, जिसमें से पहला है आपका अति पूंजीकरण और दूसरा है आपका अल्प पूंजीकरण। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं किसको? अति पूंजीकरण को, कि अति पूंजीकरण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अति पूंजीकरण का अर्थ है जब एक व्यापारी संस्था अपनी कुल विनियोजित पूंजी पर उचित मात्रा में आय अर्जित करने में लगातार असफल रहती होती है, और इस स्थिति को अति पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। जब संस्था विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त आय अर्जित नहीं करती तब वह समता अंशों पर उचित लाभांश घोषित नहीं कर पाती है। परिणाम स्वरूप संस्था के समता अंशों पर बाजार मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, जिसे अति पूंजीकरण कहते हैं। जिसमें देखिए हॉगलैंड के अनुसार बोला जा रहा है कि जब निगम में स्थायी संपत्ति का वास्तविक मूल्य अंश तथा ऋण पत्रों द्वारा प्राप्त पूंजी के समतुल्य के कम होता है। ठीक है, अब देखिए बोला जाए ऐसी दशा में यह भी कह सकते हैं कि अति पूंजीकरण है से अति पूंजीकरण बराबर संपत्तियों का वास्तविक मूल्य बराबर पुस्तकीय मूल्य। ठीक, यह हो गया। अब देखिए इसी में अति पूंजीकरण के लक्षण तो क्या क्या है, तो अति पूंजीकरण को स्थिति में कंपनी अपनी जैसे फर्मों की तुलना में बहुत कम आय अर्जित करती है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में किसी कंपनी तब कही जाती है जब वह निरंतर उचित पर्याप्त अर्जित करने में असफल हो, और साथ ही साथ कंपनी को निर्गमित प्रतिभूतियों का पुस्तकीय मूल्य कंपनी की संपत्तियों के वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाता है, और कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य उनके समता मूल्य से कम हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अति पूंजीकरण के लक्षण। अब हम समझते हैं अति पूंजीकरण के कारण। तो देखिए अति पूंजीकरण के 5 कारण है, 6 कारण है इसमें। पहला है आपका अधिक प्रवर्तन व्यय, दूसरा अधिक पूंजी का निर्गमन, प्रवर्तन के समय आय का अधिक अनुमान, स्फीति काल में कंपनी का निर्माण, और 5वां है आपका उदार लाभांश नीति, और 6वां है अधिक ब्याज पर ऋण। ठीक है, तो देखिए अधिक प्रवर्तन में क्या बोला जा रहा है, तो देखिए यदि किसी कंपनी के निर्माण के समय अत्यधिक अर्थात अनुचित प्रवर्तन व्यय किए जाते हैं तो वे आगे चलकर अति पूंजीकरण को जन्म देते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका अधिक पूंजी का निर्गमन बोला जा रहा है। तो जब किसी कंपनी में आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन किया जाता है तब कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक रकम एकत्रित हो जाती है तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग न करने पर अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित हो जाती है। तीसरा, प्रवर्तन के समय आय का अधिक अनुमान। तो यदि किसी कंपनी के प्रवर्तन के समय कंपनी द्वारा अर्जित की जाने वाली आय का अधिक अनुमान लगाया जाता है तो कंपनी में अति पूंजीकरण का कारण बनता है। चौथा है आपका स्फीति काल में कंपनी का निर्माण। तो यदि किसी कंपनी का निर्माण स्फीति काल में किया जाता है तो उसे कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है, और स्फीति काल से ही सभी संपत्तियों को खरीदना महंगा पड़ता है, जबकि ये भविष्य में अधिक लाभप्रद नहीं होते चूँकि उनके मूल्य की तुलना में वे लाभ कम देती है। अतः जैसे ही स्फीति काल समाप्त होता है उपक्रम में अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित हो जाती है। ठीक है, 5वां है आपका उदार लाभांश नीति। तो कुछ कंपनियों के प्रबंधक अपनी साख जमाने के लिए उदार लाभांश नीति अपनाते हैं और इस नीति के अंतर्गत उचित दरों में लाभांश घोषित करते रहते हैं। और 6वां है आपका अधिक ब्याज पर ऋण। अब ये बोला जा रहा है, तो देखिए जब कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणों का सहारा लेती है तो कंपनी के लाभ का एक बड़ा भाग ब्याज के रूप में चला जाता है। इससे कंपनी की आय मतलब जो लाभ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे कंपनी उचित दर पर लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहती है। इस प्रकार कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अति पूंजीकरण के कारण। अब देखिए अति पूंजीकरण से और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो अति पूंजीकरण का प्रभाव कंपनी तथा उसके मालिकों पर भी पड़ता है, बल्कि उसका प्रभाव श्रमिकों, उपभोक्ताओं और पूरे समाज पर भी पड़ता है। समाज के विभिन्न वर्गों पर भी अति पूंजीकरण के प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे किसका प्रभाव पड़ता है, तो कंपनी पर प्रभाव पड़ता है। तो कंपनी पर क्यों प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसकी ख्याति की हानि होती है, पूंजी प्राप्ति में कठिनाई भी हो सकती है, ऋण प्राप्ति में भी कठिनाई होती है। ठीक है, साथ ही साथ कृत्रिम पूंजी लाभ दर पर भी कठिनाई आने लगती है, प्रभाव पड़ता है। समापन की मांग होने लगती है, प्रतिस्पर्धाओं में असफलता आने लगती है। साथ ही साथ अंशधारियों पर भी प्रभाव पड़ता है, श्रमिकों पर भी प्रभाव पड़ता है, समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि
अब देखिए अंशधारियों पर प्रभाव बोला जा रहा है तो इसकी लाभांश की निश्चित दर कम हो जाती है और अंशों के मूल्य में गिरावट आने लगती है, ठीक है। और श्रमिकों पर क्यों प्रभाव पड़ता है अतिपूंजीकरण से? क्योंकि श्रम सुविधाओं में कमी आती है, छंटनी वेतन में भी कमी आने लगती है। समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मूल्यों में तेजी से वृद्धि होती है, निम्न विकास किस्म की वस्तु का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन आने लगता है, अंशों में सट्टेबाजी होने लगती है, बेरोजगारी की आशंका बनी रहती है और अर्थव्यवस्था में निराशा उत्पन्न होती है। इसके नाम से भी किसके अतिपूंजीकरण से इन सभी चीज़ों पर भी हमें क्या पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए अतिपूंजीकरण को ठीक करने के उपाय क्या क्या है आपके? तो जब किसी भी व्यावसायिक कंपनी में अतिपूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब उसे ठीक करना बड़ा कठिन कार्य होता है। जिन कंपनियों का निर्माण ही प्रवर्तक के छल कपट पूर्वाभार से होता है उसमें अतिपूंजीकरण की स्थिति को ठीक करना अधिक कठिन होता है। अतः अतिपूंजीकरण की स्थिति को ठीक करने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना आवश्यकता होता है? तो बंधक ऋणों में कमी लाना होता है, ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज में कमी आनी पड़ती है, उचित लाभांश दर वाले पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन होने लगता है, अंशों की संख्या कम करना पड़ता है, साथ ही साथ अंशों के समता मूल्यों में कमी भी आने पड़ती है और लाभों का विनियोग भी हो जाता है। तो ये क्या समझा हमने अतिपूंजीकरण का आशय, ठीक है, उसका कारण और किन किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ने के क्या हो सकते हैं, उसको ठीक करने के उपाय क्या है, इसका भी हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब देखिए पूंजीकरण के प्रकार के अंतर्गत हमने अतिपूंजीकरण को समझ लिया। अब हम समझते हैं अल्प पूंजीकरण। तो अल्प पूंजीकरण का आशय क्या है? तो अल्प पूंजीकरण की स्थिति अतिपूंजीकरण से ठीक उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अंशों तथा संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उसके पुस्तिकी मूल्य से अधिक होता है और अल्प पूंजीकरण की स्थिति में संपत्तियों की वास्तविक क्षमता को अर्जन क्षमता में वृद्धि हो जाती है तथा संपत्तियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। ये कंपनियां लाभ अधिक होने से पूंजी दर में लाभांश विपरीत करती है और इस प्रकार जब कोई कंपनी वास्तविक संपत्तियों की तुलना में अधिक अर्जन करने लगती है तो उसे अल्प पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है तो देखिए हॉगलैंड ने कहा है कि अल्प पूंजीकरण का आशय व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियों का उसकी पूंजी से मिलान करने पर संपत्तियों का अधिक होने से लगाया गया है। अब अल्प पूंजीकरण का लक्षण क्या है? तो कंपनी की औसत आय विनियोजित पूंजी की तुलना में अधिक होती है। इसके आय अधिक होने से लाभांश की दर ऊंची रहती है। अंशों का बाजार मूल्य पुस्तकीय मूल्य से अधिक होता है। संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उसके पुस्तकीय मूल्य से अधिक होता है और इससे पर्याप्त पूंजी अर्थात पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि आय की तुलना में पूंजीकरण की राशि का कम होना या प्रचलित दर से अधिक दर अर्जित करना अल्प पूंजीकरण की निशानी है। अब अल्प पूंजीकरण के कारण क्या क्या हैं? तो देखिए आय का कम अनुमान लगाना, पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान लगाना, मंदीकाल में व्यवसाय की स्थापना, संकीर्ण लाभांश नीति और पूंजी एवं प्रबंध नियंत्रण के क्या हो जाता है, भावना। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं हम आय का कम अनुमान। अब आय का कम अनुमान बोला जा रहा है तो जब व्यवसाय की स्थापना के समय आय का गलत अनुमान लगाया जाता है अथवा व्यवसाय की वास्तविक आय उसकी अनुमान की गई आय से बहुत अधिक होती है तब यह अल्प पूंजीकरण का कारण बनती है, क्योंकि पूंजीकरण आय के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। दूसरा है पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान। तो जब व्यवसाय की स्थापना के समय उसकी पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान लगाया जाता है तो भविष्य में उसे अधिक पूंजी की आवश्यकता का अनुभव होने लगता है। तो अल्प पूंजीकरण का प्रमुख लक्षण है ये। फिर मंदी काल में व्यवसाय की स्थापना बोला जा रहा है तो जब किसी कंपनी का निर्माण मंदी काल में किया जाता है तब उस कंपनी में मंदी की समाप्ति के बाद अल्प पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी कंपनी में एक तरफ मंदी काल की खरीदी गई संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है और दूसरी ओर मंदी के बाद कंपनी की आय अर्जन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। चौथा है संकीर्ण लाभांश नीति। तो अनेक संपत्तियां भविष्य में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए नीची दर से लाभांश बांटती है जिससे उनकी संपत्तियों पर वास्तविक मूल्य पुस्तकीय मूल्य से अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, और इन कंपनियों की आय उपार्जन क्षमता भी बढ़ जाती है। पूंजी एवं प्रबंध पर नियंत्रण की भावना बोला जा रहा है तो जब कंपनी के प्रवर्तक उस पर कुछ ही व्यक्तियों के नियंत्रण का विचार रखते हैं तब वे कम पूंजी निर्गमित करते हैं जिसे आगे चलकर अल्प पूंजीकरण की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। यह हो गया। अब देखिए अल्प पूंजीकरण के प्रभाव किसको पड़ता है? तो अल्प पूंजीकरण के प्रभाव में भी कंपनी समाज और विभिन्न वर्गों पर बड़े बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे आपका कंपनी पर प्रभाव हो गया अंशधारियों, जैसे अति पूंजीकरण में होता है सेम वैसे ही इन स्थितियों में अल्प पूंजीकरण की स्थिति भी पैदा होती है। वो कैसे है? तो क्या बोलते हैं, अल्प पूंजीकरण के कारण कंपनियों पर भी प्रभाव पड़ता है, अंशधारियों पर भी प्रभाव पड़ता है, श्रमिकों पर भी प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है और ऋणदाताओं के पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
ठीक है, इन सभी पर भी प्रभाव पड़ता है। अब अल्प पूंजीकरण के आपके देखिए इन पर इनका प्रभाव तो पड़ गया। अब अल्प पूंजीकरण के उपचार क्या क्या हैं? तो अल्प पूंजीकरण की स्थिति को ठीक करने के लिए शीघ्र ही उपाय किए जाने चाहिए। क्या क्या है इसमें? तो बोनस अंशों का निर्गमन करना चाहिए, अंशों का उपविभाजन भी करना चाहिए और नवीन अंशों का निर्गमन भी करना चाहिए। ठीक है, ये हमने समझ लिया। आज का अपना टॉपिक था पूंजी संरचना, जिसके अंतर्गत हमने उसमें ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी है, उसका तत्व क्या है, साथ ही हमने पूंजीकरण के प्रकार और क्या बोलते हैं उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और उसको ठीक करने के उपाय भी क्या है, इसका हमने सभी का आज क्या किया, अध्ययन किया।